आज हम सतत श्रेणी को बनाने की विद्या, उसमें जो हम वर्गांतर बनाते हैं वो वर्गांतर किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो वर्गांतर बनाने की दो विधियां हैं, एक अपवर्जी श्रेणी, दूसरी समावेशी श्रेणी। अपवर्जी या जिसको हम एक्सक्लूसिव सीरीज भी कहते हैं। एक्सक्लूसिव सीरीज के अंतर्गत पिछले वर्ग की अपर सीमा और अगले वर्ग की अधर सीमा एक समान होती है। इसका तात्पर्य है कि वर्गांतर की अपर सीमा वाले मद को उस वर्ग में सम्मिलित न करके अगले वर्गांतर में सम्मिलित किया जाता है। जैसे मैंने पिछले उदाहरण में बताया था, 10 से लेकर 20 रुपए दैनिक मजदूरी प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या जो वर्गांतर है उसमें 10 से लेकर 19.99 तक मजदूरी प्राप्त करने वाले श्रमिकों को उस वर्ग में रखा जाता है और 20 रुपये मजदूरी प्राप्त करने वाले श्रमिकों को अगले वर्ग ग्रुप में रखा जाता है। इसे जैसे अब उदाहरण, इसको हम इस उदाहरण से भी हम समझा सकते हैं अच्छी तरह से कि दैनिक मजदूरी 0 लेकिन 30 से कम, 30 लेकिन 60 से कम, 60 लेकिन 90 से कम, 90 लेकिन 120 से कम। तो इसको हम फर्स्ट, हमारा जो ग्रुप है वो 0 से लेकर 30 तक है। इसके अंतर्गत हम 0 से लेकर 29.99 रुपये दैनिक मजदूरी प्राप्त करने वाले श्रमिकों को इसके अंतर्गत रखेंगे और जो श्रमिक 30 रुपये प्रतिदिन मजदूरी प्राप्त करता है उसको पहले वर्गांतर में न रखकर अगले वर्गांतर में रखा जाता है। इस वर्ग के अंतर्गत हम 30 से लेकर 59.99 रुपये प्रतिदिन मजदूरी प्राप्त करने वाले श्रमिकों को इस वर्ग के अंतर्गत रखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है हमारे इसमें 60 से लेकिन 90 से कम। इसके अंतर्गत हम 60 रुपये से लेकर 89.99 रुपये प्रतिदिन मजदूरी प्राप्त करने वाले मजदूरों को इसके अंतर्गत रखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद में 90 से लेकर 120 से कम, इस वर्ग के अंतर्गत 90 रुपये से लेकर 119.99 रुपये प्रतिदिन प्राप्त करने वाले मजदूरों को इसके अंतर्गत रखेंगे। जब हम इसको सीरीज बनाएंगे तो सीरीज हम इस प्रकार से बनाएंगे, 0 से लेकर 30, 30 से लेकर 60 रुपये, 60 से लेकर 90, 90 से लेकर 120। इस तरह हमारा पहले वर्ग का की जो ऊपरी सीमा है जैसे 30 रुपये और दूसरे वर्ग की निचली सीमा है 30 रुपये, ये दोनों समान होती है। इसी तरह दूसरे वर्ग की ऊपरी सीमा 60 रुपये और तीसरे वर्ग की निचली सीमा 60 रुपये, यह समान है। इसी तरह तीसरे वर्ग की ऊपरी सीमा 90 रुपये तथा चौथे वर्ग की निचली सीमा 90 रुपये, यह समान है। इस तरह जब किसी श्रेणी के अंतर्गत एक वर्ग की ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग की निचली सीमा का वर्ग का मूल्य समान होता है तो इस तरह की श्रेणी को हम अपवर्जी श्रेणी कहते हैं। दूसरे प्रकार की श्रेणी है हमारी समावेशी श्रेणी। समावेशी श्रेणी के अंतर्गत जो वर्ग ग्रुप बने होते हैं उसमें एक वर्ग से लेकर दूसरे वर्ग, यानी एक वर्ग की जो ऊपरी सीमा होती है वो दूसरे वर्ग की निचली सीमा नहीं होती है, यानी एक वर्ग की ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग की निचली सीमा के बीच अंतर पाया जाता है, उसका पद मूल्य समान नहीं होता है। तो इस प्रकार की श्रेणी को समावेशी श्रेणी कहते हैं। जैसे इस उदाहरण को हम आसानी से, इस उदाहरण की सहायता से हम आसानी से समझ सकते हैं कि एक कक्षा के विद्यार्थियों के जो प्राप्तांक दे रखे हैं वो 0 से लेकर 35 का हमारा एक ग्रुप है, 36 से लेकर 59 तक का एक ग्रुप है और 60 से लेकर 74 प्राप्तांक वालों का एक ग्रुप है और 75 से लेकर 100 प्राप्तांक वालों का
अलग ग्रुप है। तो इस श्रेणी के अंतर्गत प्रथम वर्ग का जो ऊपरी सीमा है 35 और दूसरे वर्ग की जो निचली सीमा है 36, ये दोनों समान नहीं है, अर्थात इन दोनों में 1 का अंतर है। इसी तरह दूसरे वर्ग की ऊपरी सीमा 59 और तीसरे वर्ग की निचली सीमा 60, इन दोनों में 1 का अंतर है, अर्थात ये दोनों समान नहीं है। इसी तरह तीसरे वर्ग की ऊपरी सीमा 74 और चौथे वर्ग की निचली सीमा 75, इन दोनों में अंतर है, अर्थात 1 का अंतर पाया जाता है। तो इस तरह से एक वर्ग की ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग की निचली सीमा में जब पद मूल्य समान न होकर उसमें कुछ अंतर पाया जाता है, यह अंतर मुख्यतः 1 का होता है, तो इस तरह की श्रेणी को हम समावेशी श्रेणी के अंतर्गत मानते हैं। इस श्रेणी में हम 0 से लेकर 35 तक के प्राप्तांक को एक वर्ग ग्रुप में रखेंगे और 36 से लेकर 59 तक के प्राप्तांक को हम दूसरे वर्ग में रखेंगे। और जिस विद्यार्थी के 60 अंक आते हैं उसको भी इसी ग्रुप में रखेंगे और जिसको 74 आते हैं उसको भी इसी ग्रुप में रखेंगे। तो इस तरह के इनकी जो श्रेणी होती है उसे हम समावेशी श्रेणी कहते हैं, अर्थात एक ग्रुप की ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग ग्रुप की निचली सीमा में 1 का अंतर समाया हुआ होता है, तो उसे हम समावेशी श्रेणी कहते हैं। यह समावेशी श्रेणी तभी उपयुक्त होती है जब हमारे पद मूल्य पूर्णांक में हो। यदि वो दशमलव में हो या पूर्णांक में नहीं हो तो हम इस श्रेणी का उपयोग में नहीं ले सकते। यह विधि उस समय अधिक उपयुक्त रहती है जबकि पद मूल्यों को खंडित करने की कल्पना नहीं की जा सकती है, जैसे दुर्घटना, कमरों की संख्या, परिवार में बच्चों की संख्या, छात्रों की संख्या, मजदूरों की संख्या, यानी जिसको हम खंडित नहीं कर सकते हैं, तो उस स्थिति में तो हम इस श्रेणी को, इस विधि को काम में ले सकते हैं। लेकिन जहाँ पर हम ये खंडित हो सकते हैं, मूल्य खंडित हो सकते हैं, तो उस स्थिति में इस श्रेणी का उपयोग नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में हम इस समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में बदलेंगे और उसको समावेशी को अपवर्जी में बदलकर हम हमारा गणना कार्य करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में किस तरह से बदला जाता है। तो पहले वर्ग अंतराल की जो ऊपरी सीमा है और दूसरे वर्ग अंतराल की जो निचली सीमा है उसमें जितना अंतर है, यानी पहले वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा है 35 और दूसरे वर्ग अंतराल की निचली सीमा है 36, इन दोनों का अंतर 36 माइनस 35 बराबर 1 होता है। तो 1 का आधा हमारा होता है 0.5। तो 0.5 हम प्रत्येक वर्ग ग्रुप की निचली सीमा में लेस कर देंगे और उसकी ऊपरी सीमा में ऐड कर देंगे। इस तरह से हमारी जो श्रेणी प्राप्त होगी वो हमारी समावेशी से अपवर्जी में बदल जाएगी। जैसे इस उदाहरण के अंतर्गत हम 0 से लेकर 0 में हम प्राप्तांक माइनस में नहीं हो सकते, इसलिए हमारा प्रथम मूल्य 0 ही रहेगा। 0 से लेकर इसकी ऊपरी सीमा कितनी है 35, तो 35 में 0.5 जोड़ने पर हो जाएगा 35.5। तो पहला वर्ग अंतराल होगा हमारा 0 से लेकर 35.5। इसी तरह दूसरा वर्ग अंतराल होगा 36 में से 0.5 घटाने पर ये हो जाएगा हमारा 35.5 और 0.5 ऊपरी सीमा में जोड़ देंगे तो इसमें हो जाएगा 59.5। तो ये हमारा वर्ग ग्रुप हो जाएगा 35.5 से 59.5। इसी तरह तीसरे वर्ग ग्रुप की निचली सीमा 60 है, उसमें से 0.5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 59.5 और ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 74.5। इसी तरह चौथे वर्ग ग्रुप में निचली सीमा में हम 0.5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 74.5 और ऊपरी सीमा 100, इसमें 0.5 हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि प्राप्तांक अधिकतम कितने होते हैं 100 है, तो 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते। इस तरह से ये हमारी जो श्रेणी बनेगी वो 0 से लेकर 35.5, 35.5 से 59.5, 59.5 से 74.5 और 74.5 से 100 होगा।
इस तरह से हम समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में बदलकर गणना कार्य करेंगे। अब हमारा ये लेता है कि अब अपवर्जी और समावेशी श्रेणी में क्या अंतर है। तो अपवर्जी और समावेशी श्रेणी में सबसे पहला अंतर तो हमारा पाया जाता है वो पहचान का ही होता है। अपवर्जी वर्गांतर में एक वर्ग की ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग की निचली सीमा हमेशा समान रहती है, जबकि समावेशी श्रेणी के अंतर्गत एक वर्ग की ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग की निचली सीमा समान न होकर उनमें अंतर पाया जाता है। दूसरा आता है हमारा गणना कार्य। अपवर्जी श्रेणी के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग की ऊपरी सीमा के तुल्य मूल्य की इकाई उसी वर्ग में शामिल न होकर अगले वर्ग में शामिल की जाती है, जबकि समावेशी श्रेणी के अंतर्गत वर्ग की दोनों सीमाएं इसी वर्ग में शामिल की जाती है। अगला हम अंतर देख सकते हैं कि सरलता कहता है। अपवर्जी श्रेणी को किसी भी श्रेणी में बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि समावेशी श्रेणी में गणना कार्य करने के लिए हमें इसको अपवर्जी श्रेणी में बदलना पड़ता है। नेक्स्ट हम अंतर के आधार पर देख सकते हैं ये उपयुक्त कहाँ पर रहती है। अपवर्जी श्रेणी प्रत्येक परिस्थिति में काम में ले सकते हैं, यानी वो श्रेष्ठ रहती है। जबकि समावेशी श्रेणी का प्रयोग मूल्य पूर्णांक में होने पर अधिक उपयोगी रहता है। अब एक टॉपिक और हम लेते हैं कि हमने जो श्रेणियां का अध्ययन किया था उसमें आया था हमारी खंडित श्रेणी और शततः श्रेणी। तो खंडित श्रेणी और शततः श्रेणी में क्या अंतर पाया जाता है। तो इसका प्रथम अंतर ये होता है कि खंडित श्रेणी का जो स्वरूप है उसमें पदों के मूल्य तथा उनकी आवर्तियां होती है, जबकि शततः श्रेणी के अंतर्गत पदों के मूल्य के लिए वर्गांतर निश्चित किए जाते हैं, यानी उसमें वर्ग अंतर पाया जाता है और वर्गांतर में आने वाले मदों की संख्या को आवर्ती के रूप में रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है कि माप की दृष्टि से देखते हैं तो खंडित श्रेणी के अंतर्गत पदों के वास्तविक माप होते हैं, जबकि शततः श्रेणी के अंतर्गत इसमें वर्गांतर होते हैं। नेक्स्ट हम देखें कि खंडित श्रेणी मूल्य खंडित या एक निश्चित दूरी पर होते हैं। खंडित श्रेणी के अंतर्गत जो भी मूल्य होते हैं वो एक निश्चित दूरी पर होते हैं, तभी हम खंडित श्रेणी का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि शततः श्रेणी के अंतर्गत ऐसी कोई विच्छिन्नता या दूरी नहीं पाई जाती, बल्कि पदों के मूल्य की निरंतरता होती रहती है। जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 ऐसा वर्ग ग्रुप बना रहता है, तो उसमें एक निरंतरता का क्रम जारी रहता है, जबकि खंडित श्रेणी के अंतर्गत ऐसा निरंतरता का क्रम जारी नहीं रहता है। अगला हम अंतर देख सकते हैं कि खंडित श्रेणी के जो मूल्य होते हैं वो पूर्णांक में होते हैं, जबकि शततः श्रेणी के अंतर्गत मूल्य पूर्णांक या दशमलव अंश के रूप में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि जब हम शततः श्रेणी का प्रयोग करते हैं तो उसमें हम श्रेणी बनाने के लिए वर्गांतर किस तरह से बनाएं, कितने वर्ग होने चाहिए। हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि वर्गांतरों की संख्या कितनी हो जिससे हमारा अध्ययन कार्य सुगम और आसान हो सके। तो इसके लिए सबसे पहले हम वर्गांतरों की संख्या निकालनी होती है कि हम
जो हमारे अध्ययन योग्य इकाइयां हैं वो कितने वर्ग के अंतर्गत रखे जाए, कितने वर्ग बनाए जिससे सब पद मूल्य सम्मिलित भी हो जाए और कार्य भी आसानी से हो जाए। तो इसके लिए एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। सूत्र होता है हमारा n बराबर 1 प्लस 3.322 log n। n हमारा यहाँ पर वर्गों की संख्या होता है और कैपिटल N है हमारी, वो है पदों की संख्या। इसके अंतर्गत हम इसके आधार पर हमारे कितने पद है उसमें, उस पद के आधार पर हम इसमें वर्गांतरों की संख्या निकाल लेते हैं। 1 प्लस 3.322 log n, n है यानी हमारे पदों की संख्या। हमारे जो अध्ययन योग्य इकाइयां हैं उसकी कुल संख्या कितनी है, उसको 3.322 log वैल्यू से गुणा कर कर एक में जब जोड़ेंगे तो जो संख्या आएगी वही हमारी वर्गांतरों की संख्या मानी जाएगी। अब वर्गांतरों की संख्या तो हमने निकाल ली, लेकिन हमें यह देखना होगा कि हम वर्ग का जो विस्तार है वो किस प्रकार करें, कितना कितना वर्ग विस्तार करें जिससे हमारा कार्य अच्छे से संपन्न हो सके। तो इसके लिए हम वर्गांतरों का विस्तार के लिए एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। वो सूत्र है हमारा क्लास इंटरवल बराबर लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। नंबर ऑफ क्लासेस हमने पिछले सूत्र में निकालना सीखा था। लार्जेस्ट वैल्यू के अंतर्गत हमारे जो भी पद मूल्य हैं उन पद मूल्य के जो अधिकतम मूल्य है उसको लेंगे, और स्मॉलेस्ट वैल्यू के अंतर्गत हम जो पद मूल्य है उसमें जिस पद मूल्य की सबसे कम वैल्यू है उसको हम इसके अंतर्गत लेंगे। तो जो अधिकतम मूल्य है उसमें से न्यूनतम मूल्य को घटाने के बाद जो संख्या आएगी उसमें नंबर ऑफ क्लासेस का भाग दे देंगे। तो इस तरह से हमारा ये क्लास इंटरवल आ जाएगा, यानी हमारा वर्ग विस्तार कितना कितने का। प्रत्येक वर्गों की संख्या तो आ गई हमारी, 5 वर्ग बनाने हैं तो ठीक है। अब प्रत्येक वर्ग का विस्तार कितना कितना हो तो उस विस्तार के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा वर्ग विस्तार निकालने के लिए हम स्टर्जेस के सूत्र का भी स्टर्जेस के सूत्र का भी प्रयोग करते हैं। इसका सूत्र है हमारा I बराबर L माइनस S डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3.322 log n। यहाँ पर हम बता दें I स्टैंड फॉर वर्ग विस्तार, क्लास इंटरवल, L लार्जेस्ट वैल्यू, S हमारा हो गया स्मॉलेस्ट वैल्यू, और n है हमारी कुल पदों की संख्या। इस सूत्र के आधार पर हम वर्ग विस्तार निकाल सकते हैं।